नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो हम लोग क्या देख रहे थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नेचुरल राइट्स के बारे में एक क्वेश्चन आज हमको देखना है जॉन लॉक से। तो जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए या आलोचना कीजिए या जॉन लॉक के नेचुरल राइट बताइए। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं इस पे जो क्वेश्चन बनेगा कि जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को मानता है कि प्रकृति ने हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए हैं, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को मानता है, स्वतंत्रता को, जिंदगी को और प्रॉपर्टी कि ये भगवान ने हमको दी है। और इसी अधिकार का नाम लेकर आज भी पूरी दुनिया में जो और अधिकार, ह्यूमन राइट्स निकले हैं, प्रॉपर्टी का राइट्स कैपिटलिस्ट लोग मानते हैं, पूंजी का अधिकार लोग मानते हैं, वो भी यहीं से निकला है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी यहीं से निकला है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के लिए ही रक्षा हो सके, इसी के लिए लोकतंत्र बनाया गया, सामाजिक समझौता हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन इनविसाज्ड, कॉन्सेप्चुअलाइज, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। राज्य का जन्म ही इसीलिए होता है। द स्टेट आर नॉट क्रिएटेड बाय दीज राइट, रादर द स्टेट वाज बोर्न टू प्रोटेक्ट दीज राइट। अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया, राज्य को लोगों ने बनाया ही इसलिए है कि उनकी रक्षा हो सके। यही आगे जाके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट्स में मिलते हैं। राइट्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, सब जगह वैसे ही होते हैं, एक आदमी में इनहेरेंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति में, उसके व्यक्तित्व में निहित होते हैं। यह राज्य के अस्तित्व पर आश्रित नहीं होते, ये सर्वव्यापक और असीम है। These rights are inherent in the personality of the individual, not dependent on the existence of state। ऐसा मानता है। और इन्हीं अधिकारों का नाम लेके अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, हटाया गया। तो ये नेचुरल राइट्स हैं, जिसको किसने बोला कि हर एक आदमी जब जन्म लेता है तो ये तीन अधिकार प्रकृति ने, भगवान ने उसको दिए हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की पर टिप्पणी कीजिए। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। यह अधिकार प्रकृति की देन है। बहुत शानदार आंसर लिखा गया है। यह अधिकार राज्य बनने से पूर्व भी प्रत्येक अवस्था में लोगों को प्राप्त थे। इन अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति का द्वारा हनन नहीं किया जाना चाहिए। तो कोई और व्यक्ति, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन अधिकारों को नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति को जन्मजात मिले हैं। जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति, इनको नेगेटिव राइट भी कहा जाता है, नकारात्मक राइट। तो जीवन का अधिकार, हर एक आदमी को जीने का अधिकार है, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है ना। तो वो ना तो स्वयं की जान ले, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जान लेने की अनुमति दे। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भारत में पहले अगर कोई अपने से क्या करता है, अत्याचार करता है, स्वयं स्वयं पर ही क्या करता है, फांसी लगाने की कोशिश करता है या जान देने की कोशिश करता है, तो पहले दंड दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता भारत में। इसीलिए एक्टिव यूथेनेशिया भी नहीं दिया जाता, बल्कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जाता है, क्योंकि जीवन के अधिकार को मूलभूत अधिकार माना जाता है। खुद भी आदमी अपनी जान नहीं ले सकता, ये पहले कॉन्सेप्ट था, आज भी ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आतंकवादी को या किसी हीनियस क्राइम पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, ये भी माना जाता है। क्योंकि जब कोई सरकार किसी व्यक्ति को जान दे नहीं सकती, जिंदा नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती, तो चाहे कितना भी उसने हीनियस क्राइम किया हो, उसको छीनने का, उसकी जान माल को, जान को छीनने का अधिकार उसको नहीं होता। आतंकवादी भी है, इसलिए बोला जाता है उसको मत मारो। और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने कुछ भी करने पर फांसी मना कर दी है।
कि फांसी नहीं देंगे, लाइफ नहीं देंगे, क्योंकि हमने लाइफ नहीं दी है तो हम ले भी नहीं सकते। दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या मेरे 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 जिगर के टुकड़ों, सभी को वो अपनी इच्छा से कार्य करने की जरूरत है जो कि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल हो। हर आदमी वो काम कर सकता है, चाहे वो आर्थिक काम हो, चाहे वो धार्मिक काम हो, पूजा करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। स्वतंत्रता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, भारत का फंडामेंटल राइट्स, भारत के भारत के मूल अधिकार, इनका रेफरेंस आप दे सकते हैं। फिर आइए संपत्ति का अधिकार को ये क्या मानता है, यहां ये थोड़ा सा गलत चला जाता है। संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार मानता है। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ये कहता है कि संपत्ति तो नेचुरल है, सारे संसाधन नेचुरल हैं। जब सेब कहीं पर लगता है पेड़ पर तो वो सबका है, लेकिन जब कोई आदमी अपना खून पसीना लगाकर उस पेड़ पर चढ़ता है, उसको तोड़ता है, तो उसने उसने अपना श्रम लगा दिया, मेहनत लगा दी, उसने इस प्रॉपर्टी को बनाया है, उसने खून पसीना बनाया है, इसीलिए वो उसकी व्यक्तिगत हो गई, प्राइवेट हो गई। इसीलिए किसी ने कोई संपत्ति बनाई है और वो नैतिक रूप से बनाई है, कानूनी रूप से बनाई है, तो किसी और को उसको छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो संपत्ति के रेगुलेशन की बात करता है, ऐसा नहीं है आबाद स्वतंत्रता देता है। तो तीन तरह के राइट्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दिए जा रहे हैं। आगे देखिए क्यों मिलने चाहिए। पहला बताता है जन्म से मिलते हैं, ईश्वर या प्रकृति ने दिए हैं, किसी इंसान ने नहीं दिए, किसी राज ने नहीं दिए, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य जन्म लेता है तो इनके साथ जन्म लेता है, वह उससे अभिन्न है, अनअनिलेबल है। और राज्य को भी ये अधिकार नहीं है कि वो इनको छीने, उसकी प्रॉपर्टी छीने, उसकी स्वतंत्रता छीने और उसकी लाइफ को छीने। यहां तक कहता है कि ये राज्य बनता ही इसलिए कि वो इनकी रक्षा कर सके। ये असीमित है, असीमित है। और अगर इनको कोई छीनने की कोशिश करता है, यानी स्टेट भी छीनता है या कोई अन्य व्यक्ति भी छीनता है, तो उसका विरोध करना चाहिए। तो ये अधिकार अगर किसी व्यक्ति या राज्य भी छीनने की करता है, संपत्ति छीनने की कोशिश करता है, तो उसका विरोध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्हीं अधिकारों का नाम ले लेकर फिर लोकतांत्रिक सरकारें बनी, फ्रांस की क्रांति हुई। आज जो एक कॉन्सेप्ट आप देखते हैं संविधानवाद का, धर्मनिरपेक्षता का, शक्ति के पृथक्करण का, लोकतंत्र का, ये इसी से बना। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन आलोचना लिखना पॉलिटिकल साइंस में किसी भी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इसको आप लिखेंगे। आलोचना क्या है? आलोचना ये कहता है कि ये अधिकार प्रकृति ने दी है। प्रकृति कहाँ है भाई? प्रकृति को किसने देखा है और कब दिए थे ये मालूम नहीं है। कैसा है? ये अस्पष्ट है। वो बोलता है राज्य व समाज बनने से पूर्व ही ये बने थे। नहीं, जब समाज बनता है, राज्य बनता है, तो वो अधिकार देता है, जैसा बेंथम ने कहा। संपत्ति का अधिकार जो ये दे रहा है, ये पूंजीपतियों को बचाने के लिए दे रहा है, और आगे जाके इसी से आर्थिक समानताएं बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आर्थिक समानताएं बढ़ेंगी। ठीक है, अब आओ, ये कहता है आदमी श्रम लगाता है। एक तरफ तो ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों में वो श्रम लगाता है, अपनी मेहनत करता है, इसीलिए उसको संपत्ति का अधिकार है। तो दूसरी तरफ ये कह सकता है जब उसको संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार ही है, तो उसको श्रम लगाने की क्या जरूरत है? उसको तो वैसे ही मिलना चाहिए, कमाने की क्या जरूरत है? ये देखो, पूंजीवाद का समर्थक है लॉक का प्राकृतिक विचार, और इससे आर्थिक समानता आई। वो किस पर बल ज्यादा देता है कि लोगों को अधिकार 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 दो, जिसके कारण इस दुनिया में मोनोपोली हो गई पूंजीपातियों की। ईस्ट ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियां आई, उपनिवेशवाद आया, इंपीरियलिज्म आया, और लोगों को आज भी क्या दिखाई दे रही है? असमानता दिखाई दे रही है, अनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। ठीक है,
अधिकारों का में वह सिर्फ वो ये तीन ही अधिकार मानता है, जबकि आज तो हम शिक्षा का अधिकार मानते हैं, धर्म का अधिकार मानते हैं, कल्चर का अधिकार मानते हैं। तो ये तीन तक ही इसको क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ये भी एक वह है, आप जाओगे तो जो कल्चर के लोग हैं वो कल्चरों को अधिकार मानते हैं। ठीक है, अब एक आदमी को तो अधिकार है, लेकिन लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों हो रही है? उसने तो इसका अर्जन किया ही नहीं। जो अर्जन करेगा उसको मिलना चाहिए। हु इज वर्किंग हार्ड, they should get the property. Why he is saying that property can be transferred to their offspring, the next generation? This is entirely wrong. ये पूरी तरीके से क्या है, गलत। ये देखो, आर्थिक असमानता को दूर करने का कोई उपाय भी नहीं बताता। तो इसी का नाम लेके लोगों की प्रॉपर्टियां छीनी गई। अब आओ, फिर भी इसका महत्व तो लिखोगे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, लोकतंत्र इसी से बने हैं। यूएन के अंदर भी बेटा जो मानव अधिकारों का चार्टर है वो इसी से प्रभावित करता है। कार्ल मार्क्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उसने फिर इसी विचार के विरोध में अपना क्या दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। लेकिन जैसे श्रम की विशेषता किसने मानी है कि ह्यूमन लेबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे ही क्या है, विरोध करने में श्रम के महत्व को कार्ल मार्क्स भी क्या करता है, एनालिसिस का पॉइंट लेता है और उसको बताता है श्रम की वैल्यू है, इसीलिए मजदूर को भी पूरी तनख्वाह दी जानी चाहिए। तो वो भी श्रम की वैल्यू को मान रहा है। आने वाले देशों में क्रांतियों में फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति भी में भी उसका पड़ा। ये देखो, आगे जाके उसी की उसमें एडम स्मिथ जो आएंगे वेल्थ ऑफ नेशन लिखेंगे और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया विचार। तो आप इसको एनालिसिस कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही सुंदर मॉडल आंसर लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए हमसे, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।